तो ये डिस्कशन के लिए कुछ पेंडिंग है क्या? पहले बता दो, नेक्स्ट लेक्चर में उसको कर पाएंगे तो आगे, अभी तो पढ़ेंगे आगे। सर डीपीपी सर डीपीपी डीपीपी क्या क्या था उसमें? डीपीपी नंबर 7, 8, 9 10 सर 8, 9, 9, 10 10 ऐसा कुछ होगा, 7 तक हो चुका था। तो ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा डिस्कशन ही किया था। अब हम लोग को सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं फिर। बाकी एक लेक्चर और भी है, 8, 9, 10। अब 8, 9, 10 को अगर करते हो तो इसमें तुम्हारा कुछ पीओसी का भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का भी होगा और नोमेनक्लेचर का भी होगा। और वही सेम पोर्शन तुम्हारे सिलेबस का भी है, जो संडे को पेपर होना है। सेम पोर्शन है, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी। इसको अच्छे से सॉल्व कर लियो तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। कल ही लेक्चर है, कल मॉर्निंग में ही लेक्चर है। कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। जो लोग नहीं किए तो आज भी कर लोगे इसको प्रॉपर। बिल्कुल डीपीपी नंबर 8, 9, 10 डिस्कस करना है। कल मॉर्निंग का पहला लेक्चर ही हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको। इसको अच्छे से करो, तुम्हारा टेस्ट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा 8, 9, 10 डीपीपी को। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पीरियड टेबल में क्या पढ़ा रहे थे? कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से देखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को हम इंडिकेट करते थे जेड इफेक्टिव, शॉर्ट में लिखते थे। जेड इफेक्टिव शॉर्ट में क्यों लिख रहे हैं इसको? जेड क्या इंडिकेट करता है? एटॉमिक नंबर को। और न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट चार्ज है। जो न्यूक्लियस में चार्ज होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। और जितना प्रोटॉन नंबर है वही तो एटॉमिक नंबर आता है। दैट मीन्स क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? जेड इफेक्टिव। या इसी को क्या इंडिकेट करते हैं? जेड स्टार्स है। ये क्या रहता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, जल्दी से मैं ड्रॉ कर दूं। ऐसा कुछ आ रहा था, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैंने कुछ एज्यूम किया हुआ था, जो भी इलेक्ट्रॉन था मैंने सोडियम के लिए एज्यूम किया होगा। मान लेते हैं कि सोडियम का न्यूक्लियस है ये। उसमें कितना प्रोटॉन होगा? 11। यहाँ भी 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, जो कि आउटर, बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट भी रहेगा, मैं सिंपली बस एक्सपेंड करने के लिए। और एक ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये सोचना था कि इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। और इसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन 5 या 6 मैंने कुछ लिया होगा, जो भी हो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन या 5। और ये क्या इसमें यहाँ पे 10। इसमें 10 ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन। मैंने ऐसा कुछ बताया भी होगा। ये 6 भी क्या आ रहा है? इनर इलेक्ट्रॉन। और इसमें कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इनर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बताना था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सॉरी कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? प्रोटॉन। तो पॉजिटिव में चार्ज स्पेसीज। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये तो क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो दिखाया जा रहा है तीनों केस में, तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन किस केस में सबसे ज्यादा होगा? ये F1 बोल लिया जाएगा। F1 F1, F2, F3। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यहाँ पे F1 में। और लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है, क्यों F1 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और जितना ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा रिपेल करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्शन से रोकेगा न्यूक्लियस के साथ। F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3। इतना हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। अब इसी में एक पॉइंट मैंने लिखा भी होगा पिछले क्लास में कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स ऑफ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ऐसा पॉइंट लिखा गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस और फोर्स ऑफ रिपल्शन विथ इनर इलेक्ट्रॉन। यस सर।
जो ठीक है, यस सर। जो ठीक है, तो पॉइंट लिखा गया था, ये डायग्राम भी ड्रॉ किया गया था, तुम लोग जो ड्रॉ करो दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कि तुम लोग समझ रहे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहा था वहां पे। तो ठीक है, इसमें अब यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है बेसिकली इसका डिफिनेशन क्या होता है यहाँ पे, जो जेड इफेक्टिव होता है यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका डिफिनेशन क्या रहेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो अट्रैक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक टेक्निकल वर्ड है, तो सिंपली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब लास्ट लेक्चर में डिस्कनेक्ट हो गए थे, देखो यहाँ पे सुन लोगे, इसमें इसमें कुछ नया नहीं है। जो इनर इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या था यहाँ पे, इनर इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। और जो इस ऑर्बिट से जो मैंने बाहर में दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोले, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ, क्यों मैं अट्रैक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या होगा, अट्रैक्शन ही। यहाँ पे बीच में कोई भी इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो इनर इलेक्ट्रॉन। और जब जीरो इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहां पे, दैट मीन्स कोई भी रिपेल करने वाला इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा, दैट मीन्स सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। इसमें 6 इनर इलेक्ट्रॉन है, और जब 6 इनर इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ, इस 6 इलेक्ट्रॉन जो इनर है उससे कुछ रिपल्सन मिलेगा। इसमें और भी ज्यादा रिपल्सन मिल पाएगा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसमें 10 इनर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होगा। वो अंडरस्टूड है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे फिजिकल लिख रहा हूँ। और जब 10 इनर इलेक्ट्रॉन से इसका रिपल्सन होगा तो ये सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, और रिपेल कर रहा है अगर ज्यादा इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ वो कम हो जाएगा। यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है, कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, force of attraction with nucleus and force of repulsion with inner electron। क्लियर है कि यहाँ पे जो सर force of, हाँ बताओ। सर लेकिन वो तो एक ही ऑर्बिट में आते हैं ना। कौन सा एक ऑर्बिट में आता है बताओ फिर से। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हम देखेंगे अभी डिटेल में, बट ओवरऑल जो कि सोडियम की बात करें, क्योंकि मैंने सोडियम का एग्जांपल ले रखा है, प्रोटॉन यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सोडियम हो तो उसमें अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो सब एक ही ऑर्बिट में नहीं रहेगा। अगर सोडियम की बात करें 2 8 1, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इसके रिस्पेक्ट में 2 और 8, इस 10 इलेक्ट्रॉन से इसका क्या होगा, रिपल्सन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। ये 10 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रहेगा यहाँ पे। ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने रैंडम लिया हुआ यहाँ पे, ऐसा कुछ कंडीशन हो जिसमें कि इनर इलेक्ट्रॉन 6 ही हो, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिस है ही नहीं। मैंने बस एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया जिसमें ऐसा कुछ कंडीशन अगर बनता है तो फिर कैसे सोचना है मुझको। तो ठीक है, ये तुम लोग देख रहे थे इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और जो रिपल्सन होगा इनर इलेक्ट्रॉन के साथ वो कैसे चेक करेंगे यहाँ पे। अब इसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction experiences by individual electron, experiences by, force of attraction experiences by individual electron by individual electron in any stationary orbit। प्रेजेंट वर्ड ऐड कर लेते हैं इसमें, प्रेजेंट इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मीनिंग क्या होता है, पढ़े होगा सब लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में।
स्टेशनरी का मतलब क्या रहता है? फिक्स्ड ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, that means fixed orbit to the nucleus, is called effective nuclear charge. Is called effective nuclear charge. Effective nuclear charge. सिंपल सा डिफिनेशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंसेस बाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं यहाँ पे, या किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बोल सकते हैं। यहाँ जनरली लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करते हैं, बट किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए लोग चेक कर सकते हैं। बाय इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट टू द न्यूक्लियस। तो जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ, उसी को क्या बोलना है यहाँ पे हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको यहाँ पे शॉर्ट में अगर लिखा है यहाँ पे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव तो क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या होता है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर, अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है इस केस में, इसको लिख भी लोगे ऐसे फिर से, जेड का इंडिकेट करा एटॉमिक नंबर। सिग्मा जो होता है यहाँ पे, इस सिग्मा को बोलता है यहाँ पे स्लेटर्स कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे दिया गया कांस्टेंट, स्लेटर्स कांस्टेंट। या इसका एक नेम और भी होता है, शील्डिंग कांस्टेंट, SHIELD, शील्डिंग कांस्टेंट। या इसी को बोलते हम लोग यहाँ पे है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो भी तीनों नेम इसी का है, सिग्मा का ही, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है सिग्मा, जिसका कि कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे कि ये सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एटम के लिए। तो जेड, किसी एटम के लिए अगर जेड इफेक्टिव निकालना हो, उसके लिए जेड तो पता होता है हम लोगों को, एटॉमिक नंबर क्या है उस एटम का, और सिग्मा का कैलकुलेशन अभी हम लोग देखेंगे, टेबल होता है इसके लिए, सिग्मा के कैलकुलेशन के लिए। तो जेड तो पता है, और सिग्मा अगर पता चल गया तो उस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता चल सकता है, जेड इफेक्टिव। तो देखते हैं अभी हम लोग, बस ये रिलेशन लिख लो तुम लोग यहाँ पे कि जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? एक कांस्टेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्लेटिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, या फिर स्लेटर्स कांस्टेंट। ये तो साइंटिस्ट के बेसिस पे नेम दिया गया है। बाकी इसको शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, तो देखते हैं उसका रीजन अभी हम लोग। और ये बिल्कुल यहाँ से, अगर अभी तो हम लोग बेसिक पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल में और भी सारे फैक्टर आगे पढ़ेंगे, जो लोग 10th में कुछ नेम सुने भी हो गए। एटॉमिक साइज, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो उसमें क्या होता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे टर्म यहाँ पे आएंगे, और काफी आसान सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम यस लोग। सर। तो ठीक है, देखते हैं इसके कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग, सिग्मा के कैलकुलेशन पे। उससे पहले एक दो पॉइंट्स है तुम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is not same, effective nuclear charge is not same for all the electrons, for all the electrons present in an atom, present in an atom, comma it varies with
comma, it varies with the distance between electrons and nucleus. Electrons and nucleus. The effective nuclear charge is not same for all the electrons present in an atom. It varies with the distance between electrons and nucleus. अब देखते हैं इस पॉइंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे. इस पॉइंट का जो मीनिंग है इस पेज पे मैं आता हूँ अभी. इसमें जो हम पीछे लिखे हुए थे यहाँ पे किसी एग्जांपल की बात करती है. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. अब मान लो कि ऐसा कुछ कंडीशन हो यहाँ पे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ गया. या भी इसमें क्या आ रहा है 10 इनर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अलग अलग ऑर्बिट में होगा. यहाँ पे 2, इसमें फिर 8 रहा था. और ये अगर हम लोग सोडियम की बात करें यहाँ पे, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह देखो तो 10 इनर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसका अट्रैक्शन कुछ अलग होगा. और यहाँ पे जो हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हो, और इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, इसका जो अट्रैक्शन होगा इस न्यूक्लियस के साथ, तो प्रोटॉन नंबर जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस में चार्ज है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितना है 11 प्रोटॉन है. और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितना है यहाँ पे 11 प्रोटॉन. बट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला 2 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा था. इसमें से जो इनर ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ ज्यादा हो पाएगा. और ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि ये नजदीक आ रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस पे. तो डिस्टेंस पे वो डिपेंड करता है. तो डिस्टेंस पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, उसमें इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते चला जाता है अगर वो इलेक्ट्रॉन दूर आ रहा है यहाँ पे. तो क्लियर है इस केस में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा वहां पे. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. कि कोई इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है. जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा. सिंपली ये चेक करना था कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था यहाँ पे, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस के साथ. क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो ज्यादा रिपेल कर पाएगा. इस पॉइंट का जो लास्ट में लिखे हुए थे इसका यही मीनिंग है यहाँ पे, कि जितना ज्यादा दूर जाता जाएगा. सर हाँ बताओ. सर अगर दो ऑर्बिट अगर एक ही सॉरी दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में रहे तो दोनों का सेम रहेगा क्या? नहीं, उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे अभी. उसके लिए अभी हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी बताया भी था, ये सिग्मा का कैलकुलेशन करना रहेगा. उसके लिए वो कैलकुलेशन के बेसिस पे देखते हैं क्या रहेगा, वो अलग अलग रहेगा. तुम लोग कैलकुलेशन करते हैं अभी तो पता चल पाएगा कि किसी भी एटम का जेड इफेक्टिव, दैट मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा वहां पर. मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे. स्पेसिफिक अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके लिए. क्लियर है, इन जनरल पॉइंट क्लियर है यहाँ पे है कि डिस्टेंस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा, वो अगर जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम रहेगा वहां पर. तो ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझना है, क्योंकि जब जेई एडवांस की अगर बात करता हूँ उसमें जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है उसमें जो स्टेटमेंट वाला रहेगा यहाँ पे, वो सब इसी में से दिया आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट है इसमें द इफेक्ट इन विच the effect in which inner electron shield outermost electron the effect in which inner electron shield outermost electron form the attraction
from the attraction to nucleus is called shielding effect. shielding effect या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट क्लियर है. पॉइंट क्या आ रहा है इसमें? द इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड outermost electron from the attraction या with the attraction to nucleus is called shielding effect या screening effect. अब देखो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो पहले कॉपी कर लो जल्दी से. तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहा है वहां पे, तुम लोग ये बोल सकते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन से रोक रहा है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को. क्योंकि अगर इनर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वहां पे आते हैं स्पेस पे हम लोग. लेकिन यहाँ पे कोई इनर इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसका डायरेक्टली क्या हो रहा है? अट्रैक्शन ही सिर्फ हो रहा है यहाँ पे. अब जो इनर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे वो क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है. दैट मीन जो इनर इलेक्ट्रॉन है एक शील्ड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में. क्लियर है? तो इनर इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसी वही क्या काम करता है? शील्ड की तरह रोक रहा है अट्रैक्शन से. और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो इनर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से रोक रहा है उसी इफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि वो इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम करता है. या बोल सकते हैं जो इनर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो इस स्क्रीन की तरह, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया गया है. जब एक स्क्रीन आ जाए तो इसका डायरेक्टली अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. तो शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट. क्लियर है? यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से रोक रहा है, शील्ड कर रहा है, और वो इनर इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन की तरह काम करता है वहां पे. लेट में इसको क्या बोलना है यहाँ पे हम लोग? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट. और इसी दोनों इफेक्ट के बेसिस पे तो यहाँ पे नेम आ रहा था इसका शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट. क्लियर है ये? और ये तो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे दिया गया था स्लेटर्स कांस्टेंट. तो ठीक है, अब हम लोग सिग्मा का जो है इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा इस टाइप से डालना है यहाँ पे. ये सब रीडिंग टाइप पे डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा. अब यहाँ पे एक बेसिकली टेबल रहा था, वो टेबल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे करना है इसको. ऑर्बिटल्स n n-1 n-2 n-3. बस इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है तुम्हें अभी, उसके बाद हम लोग देखते हैं. छोटा सा टेबल है ये. तो ऑर्बिटल्स अगर यहाँ पे SO S एंड P और ऑर्बिटल्स अगर D एंड F में इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे जो वैल्यू होता है इसके लिए सिग्मा का S एंड P के लिए अगर n यहाँ पे आ रहा हो, इसमें क्या आता है? ये क्या रहेगा? 0.35 0.85 और ये 1. इसके लिए जो वैल्यू आता है सेम 0.35 ये 1. ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है, इसी टेबल पे बेसिस पे कैलकुलेशन करना है सिग्मा का. अब देखो ये क्या होता है यहाँ पे n n-1 n-2 n-3. n को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले. ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट. तो थर्ड ऑर्बिट को अगर हम लोग n बोल रहे हैं तो सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोल सकते हैं? n-1. आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो आ रहा है उसको अगर n बोल रहे हैं तो जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है उसको क्या बोल सकते हैं? n-1. जो एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट है उसको क्या बोल सकते हैं? n-2.
यहाँ पे n ऑर्बिट नंबर को इंडिकेट करा, दैट मीन्स ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट। n-1 का क्या मीनिंग है? पेनल्टीमेट ऑर्बिट, उसके जस्ट सेकंड लास्ट ऑर्बिट। n-2 का मीनिंग क्या है? थर्ड लास्ट ऑर्बिट, और फिर उसी तरह n-3 के डॉट डॉट। और ये s एंड p ऑर्बिटल और d एंड f ऑर्बिटल के लिए वैल्यू आता है 0.35, 0.35, 0.85, 1 और 1। बाकी बस यहाँ पे n और n-1 ही सोचना था क्या है। बाकी एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं क्या रहेगा, तो इसको बस कॉपी करना है टेबल को। सर सर यहाँ पे सिग्मा यानी सिग्मा बॉन्ड है क्या? सिग्मा नहीं, सिग्मा यहाँ पे बॉन्ड। नहीं, ये सिंपली यहाँ पे क्या ये है, n, n-1, n-2। ये सिग्मा का कैलकुलेशन अभी करता हूँ, बस टेबल ड्रॉ करो, मैं अपने आप क्लियर होगा इसका कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में। जस्ट वो देख रहे हैं अभी वो, बस इसको कॉपी करना है ये चीज में अभी। n का मतलब सिर्फ समझना है कि n, n-1, n-2 यहाँ पे क्या है। n को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट मीन्स लास्ट ऑर्बिट। सेकंड लास्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग? n-1। थर्ड लास्ट ऑर्बिट को n-2। कर ली टेबल कॉपी कर ली सब लोग? यस सर। तो ठीक है, देखते हैं आगे। फिर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। अब मान लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल हो, सोडियम से स्टार्ट करें हम लोग। Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है पहले यहाँ पर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब यहाँ पे देखना है कि जो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, वो किसके लिए निकालेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मुझे देखना है किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कितना रहेगा। तो अब यहाँ पे देखना था कि 3s, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इसलिए तुम लोग टेस्ट ही कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इसमें। ये क्या रहा था तुम्हारा? 1s2, 2s2, 2p6। ये क्या रहा तुम्हारा? n। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या रहा है यहाँ पे? थर्ड ऑर्बिट, इसको क्या बोल रहे हैं? n। सेकेंड ऑर्बिट ये आ रहा था 2n2, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? n-1। और यहाँ पे ये 1s2, ये फर्स्ट ऑर्बिट, दैट मीन्स थर्ड ऑर्बिट n, सेकेंड ऑर्बिट n-1, ये लास्ट ऑर्बिट को क्या बोल सकते थे हम लोग? n-2। क्लियर है यहाँ पे? अब जो मुझे सिग्मा का कैलकुलेशन करना है इस केस में यहाँ पे, तो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो चेक ही करना है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कितना होगा। ये तो हमारा टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। दैट मीन उसी के रेस्पेक्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है मुझे यहाँ पे। इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी वर्ड यूज करो यहाँ पे। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके देखना है मुझे जो इनर इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए चेक करता हूँ। तो इसमें इनर इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 8, सेकेंड ऑर्बिट में 2s2, 2p6। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? किस ऑर्बिटल में? s एंड p में। और s एंड p के लिए अगर n-1 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n-1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और s एंड p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे, इसके लिए वैल्यू क्या था? 0.85। कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें? 8। 8 इंटू 0.85। n-2 में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? n-2 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। और s एंड p के लिए n-2 में वैल्यू क्या था? 1। n-2 सेल के लिए s एंड p में इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, ये s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए वैल्यू क्या था? 1। ये कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है सिग्मा का वैल्यू। 8.8। 8.8। अब मुझे ये तो सिग्मा का वैल्यू निकला, मुझे निकालना किसका है?
जेड इफेक्टिव निकालना है मुझे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फार्मूला क्या था पीछे देखो, जेड माइनस सिग्मा। जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जेड में एटॉमिक नंबर 11, 8 माइनस 8, ये कितना आ जाता तुम्हारा 2.2। ये इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या रहा यहाँ पे 2.2। क्लियर है यहाँ पे कि सिग्मा को कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे। और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे और क्लियर होगा। देखो पोटासियम के लिए देख लें, यहाँ पे है पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है 19। इसके लिए ट्राई करना है यहाँ पे 1s2। सबसे पहले कन्फिग्रेशन लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 4s में, 4s1। इसके लिए सिग्मा का वैल्यू निकाल के बताओ सब लोग, जो लोगों को कुछ क्लियर है कैसे निकालता है यहाँ पे। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसको क्या मान लोगे n। ये तुम्हारा क्या आ रहा है थर्ड ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट अगर n आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे n माइनस 1th ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट को यहाँ पे क्या बोलेंगे n माइनस 2, और ये n माइनस 3 फर्स्ट ऑर्बिट को यहाँ पे। ये तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसके लिए तो टेस्ट ही करंट, इसको यहाँ पे छोड़ देना था। आता मैं इस पे अभी, यहाँ पे सेमी क्वेश्चन है, पहले में अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखना था। पहले तो ये सोचना होगा कि n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 कैसे लिख रहे हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस एटम में प्रेजेंट, उसको क्या बोला n। जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट है उसको n माइनस 1, थर्ड लास्ट ऑर्बिट है n माइनस 2 एंड देन n माइनस 3। ये तो क्लियर होना चाहिए पहले। अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करना है यहाँ पे। और जब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करोगे यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करें किसका अट्रैक्शन क्या होगा पोटेशियम के न्यूक्लियस के साथ। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है, सिग्मा का जो कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, उस लोगों का आंसर आ भी रहा है आर्यन का सिग्मा 16.8 सही आ रहा है बिल्कुल। ये क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा n माइनस 1, इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है उसमें 8, और n माइनस 1 के लिए वैल्यू क्या था s एंड p में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो 0.85 0.85 0.8 सही है। सर n को छोड़ देना है। बिल्कुल n को छोड़ देना यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। n का भी वैल्यू हम लोग इंक्लूड करेंगे जब आगे कुछ एग्जांपल देखेंगे, बट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए n का वैल्यू छोड़ देना है। सर लेकिन पिछले वाले एग्जांपल में 3 था ना वैल्यू। बिल्कुल, यहाँ पे क्या था इस केस में n का वैल्यू 3 है, तो डिपेंड करता है कि कन्फिग्रेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या आ रहा है तुम्हारा। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ दे रहे हैं। बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ उसको वहां पे छोड़ना है, वो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी के रेस्पेक्ट में चेक कर पाएंगे। देखते हैं अभी एग्जाम्पल आएगा। अभी तुम एक पीरियड एक ग्रुप का ले रहे हैं, फिर पीरियड का एग्जाम्पल आएगा तो और क्लियर होगा। 8 इंटू 0.85, n माइनस 2 के लिए, n माइनस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें 8, और n माइनस 2, n माइनस 3 सबके लिए क्या रहेगा, n माइनस 4 सबके लिए 1। 8 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये कितना आया था कैलकुलेशन 16.8 सही आ रहा है। अब ये सिग्मा का वैल्यू आ गया, अब मुझे निकालना क्या है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव निकालो तो इसका एटॉमिक नंबर 19, जेड माइनस सिग्मा, ये वैल्यू कितना आया था तुम्हारा 2.2। 2.2 बिल्कुल सही है, 2.2 ये 2.2। एक और लास्ट एग्जांपल कर लोगे इसी ग्रुप का, जिससे कि कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल पाए। सोडियम पोटासियम रुबिडियम, इसके जस्ट नीचे का एलिमेंट होता है 37। इसके लिए जेड इफेक्टिव निकाल के बताओ सब लोग। पहले तो कन्फिग्रेशन लिख लोगे इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। एक सेक्वेंस में लिखने के लिए मैं 3d10 को पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे।
for S2 4p6 5s1, ये इसका कन्फिगरेशन आ गया। सर आंसर बी। देखते हैं क्या रहेगा। अब यहाँ पे 5s1 के लिए मुझे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये क्या आता है n, इसको क्या मानता है यहाँ पे n-1, ये पूरे क्या रहा था यहाँ पे है थर्ड ऑर्बिट है n-2 n-3, और ये लास्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा n-4। -4. अब यहाँ पे मुझे इसके लिए तो चेक ही करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फिफ्थ ऑर्बिट में, ये तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको छोड़ देना था। तो यहाँ पे 8 n-1 में 8 इंटू 0.85, और बाकी n-2 के लिए वैल्यू क्या था 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 10 + 8, 18 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये 10 और 28, 28 प्लस 6.8, ये 34.8। ये तो सिग्मा आ गया। जेड इफेक्टिव क्या रहेगा इसका 2.2. 2.2 37 माइनस 34.8 2.2। यहाँ के जो एग्जांपल कुछ कर रहे थे इसके बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे कि जब किसी भी ग्रुप में जाते हैं हम लोग टॉप टू बॉटम, तो किसी ग्रुप में जो जेड इफेक्टिव का वैल्यू होता है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम जो भी रहेगा, उसके लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू सेम ही रहता है, कांस्टेंट होता है वहां पर। इसको कॉपी करो जो लोग नहीं किए हो, हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे लिख पाएंगे कंक्लूजन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इन अ पीरियड, सॉरी, इन अ ग्रुप, effective nuclear charge is almost constant in a group। मैं शॉर्ट में देता हूँ जेड इफेक्टिव effective nuclear charge is constant। क्लियर यहाँ पे है। ये कंक्लूजन लिखने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन जनरली नहीं आता है, बट ये जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी ग्रुप में जो जेड का वैल्यू होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। क्लियर है क्यों कांस्टेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि जिस रेशियो में तुम्हारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, उसी सेम रेशियो में तुम्हारा सिग्मा का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल जेड माइनस सिग्मा जो होता है वो कांस्टेंट रह जाता है जेड इफेक्टिव। इन अ ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कांस्टेंट, या कई जगह वर्ड यूज किया जाता है कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि कुछ केस में वेरी कर सकता है, बट ओवरऑल क्या याद रखना है कि कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग ग्रुप होता है, उस केस में थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट ओवरऑल वो कांस्टेंट ही रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है कि ग्रुप में जब जाते हैं टॉप टू बॉटम, उसमें जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट। इन अ ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स पीरियड का ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ एटम के लिए निकालते हैं हम लोग। कर ले, नोट डाउन कर ले सब लोग यहाँ तक। सर 1 मिनट। चलो कॉपी कर लो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे कैलकुलेशन खुद से करना यहाँ पे है, मैंने 3 एग्जाम्पल बताए सेम टाइप का, तब ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। और बाकी जो हम लोग वैल्यू ले रहे थे यहाँ पे 0.35, अब ये भी बोल सकते हो सर आपने तो इस वैल्यू का यूज ही नहीं किया कहीं, 0.35। अब जो एग्जाम्पल आएगा इस वैल्यू का भी यूज हो पाएगा यहाँ पे।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे। Sir, जनरली जब भी एडवांस का पेपर दोगे तो इसमें स्टेटमेंट वाले पोर्शन में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि इन ग्रुप जेड इफेक्टिव जो रहता है कांस्टेंट होता है या इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। उसमें याद रखना होगा तो मैं वो कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज भी नहीं करता है, डिक्रीज भी नहीं होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कार्बन, इसके लिए कन्फिग्रेशन लिखोगे कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है तुम्हारा, सेकेंड ऑर्बिट ही, यही सेकेंड ऑर्बिट, ये क्या है पूरा n, और ये क्या तुम्हारा आ गया इसमें n-1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखना कि nth सेल में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 4 4 इलेक्ट्रॉन। 4 और 4 इलेक्ट्रॉन में से मुझे किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए टेस्ट करना है, और वो भी इलेक्ट्रॉन क्या हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो वहां पे। अगर एक इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ो तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके लिए टेस्ट करना है यहाँ पे। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कम कर देना है। यहाँ पे जब लोग सिग्मा का कैलकुलेशन करेंगे तो एस एंड पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो किस ऑर्बिट में जा रहा है वहां पे, एन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो एस एंड पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एन के लिए चेक करना है यहाँ पे हम लोगों को, तो वैल्यू क्या आ रहा है उसमें 0.35। इसमें जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3 × 0.35, इसको समझना है अब यहाँ पे कि 0.35 तो सर ठीक है, ये 3 कहाँ से आ रहा है, तो टोटल एन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन में से तो एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो बचा कितना, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा। क्लियर है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन बचा तो 3 × 0.35, एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ देना है वहां पर, प्लस 2 × n-1, और एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 0.85। अब ये कैलकुलेशन करके बताओ क्या आ रहा वैल्यू। देखते हैं 2.75 आ रहा माइनस का, बाकी लोग भी बताओ क्या रहेगा उसमें। 2.7 सही है, सब लोगों का अगर सेमी आ रहा है क्या होगा 2.75। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो यहाँ पे। यहाँ पे ये फिर दोबारा पूछोगे तो यहाँ पे समझो ये तीन ही में क्यों लिख रहा हूँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से तो एक टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये 3 आ रहा है। और जब ये आ गया तो जेड इफेक्टिव निकाल लो। इसके लिए जेड का वैल्यू क्या है, 6 6 - 2.75, तो वैल्यू क्या आ जाता तुम्हारा 3.25 3.25। क्लियर है। इसका भी लोग कंक्लूजन देखते हैं, हम लोग एक पीरियड का देख रहे हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का ले ले रहे हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का तुम लोग खुद बताओ कि फाइनली जेड इफेक्टिव क्या आ रहा है, एंड ऑक्सीजन का। विटामिन नंबर सबको पता है 8, सॉरी 7 और 8, इसके लिए 8 होगा 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 5, बट एक तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तो निकाल के बताओ क्या रहेगा। यहाँ पे 4 5 में से एक टेस्टिंग है, तो 4 × n में प्रेजेंट है, दैट मीन्स 0.35 प्लस 2 × 0.85। ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है तुम्हारा, 3.1 बताओ सब लोग बताओ, सब लोगों का सेम आ रहा है तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 3.10. 3.10. 3.1 3.1 सही है। अब 3.1 आ गया तो इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना आएगा, 7 - 3.1, ये क्या था 3.9। यहाँ पे जेड इफेक्टिव 3.9। ऑप्शन के लिए निकालो फिर ये जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही है।
यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या लेते हैं, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में, एक तो टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 बचा, 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.8। क्लियर हो गया। तुम्हारा जो एक डाउट था किन्हीं का एक्सेल, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे करना है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, बाकी जो इनर इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए सिग्मा का वैल्यू होता है यहाँ पे। ये क्या आ रहा है वैल्यू बताओ सब लोग, 3.45. 3.45। 1.45. तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाता है, या जेड स्टार बोलते हैं इसको हम लोग। 4.55. ये 8 माइनस 3.45, ये क्या आ जाता है यहाँ पे 4.55। यहाँ पे जब देखोगे कंक्लूजन कुछ निकालते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या आ रहा था तुम्हारा, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, वहां पे जो जेड इफेक्टिव का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे नोट करना था तुम लोगों को, इन अ पीरियड इन अ पीरियड, जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, अब इसमें जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जेड का भी वैल्यू, दैट मीन एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता ही है, और सिग्मा भी इंक्रीज करता है यहाँ पे ओवरऑल, बट सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं करता है। इन अ पीरियड जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज जेड इंक्रीजेज सिग्मा इंक्रीजेज, सिग्मा का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, बट ये सेम यूनिट में इंक्रीज नहीं करता है। दैट मीन्स ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड टेबल में जाओगे वहां पे लेफ्ट टू राइट, तो जो जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, इसमें इंक्रीज करता है। और इसी के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़े भी हो गए, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, बस इसको नोट नहीं करना, बस सुन लोगे यहाँ पे कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, Increase. इंक्रीज होता है सर। इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज करता है, रेडियस बढ़ता है उसका, शेल जाता है। सही है बिल्कुल। उसमें क्या बोलोगे, सेल नंबर ज्यादा नंबर होता है, बढ़ता जैसे है। जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं उसमें एक नया सेल ऐड होते जाता है, सेल नंबर उसमें क्या होगा, ज्यादा हो पाता है। अब ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा। अब लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं पीरियड में, उसमें एटॉमिक तो साइज क्या डिक्रीज होगा होता है, फिर, डिक्रीज। डिक्रीज। Decrease होता डिक्रीज। क्यों डिक्रीज Increase करता है, और इसका सब लोगों का रीजन सही था कि इंक्रीज क्यों कर रहा था ये, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा था। ये क्यों डिक्रीज करता है, है। सर Attraction, क्योंकि force of ये attraction को reduce. इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे। इसका जो Attraction. एग्जैक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इसका जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज करता है, उसका रीजन ये होता है कि साइज डिक्रीज करने का उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब क्या है, तो उसका जो अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि सेल नंबर तो उतना ही है इसमें, किसी भी लेफ्ट टू राइट में जाओगे सेल नंबर उतना ही रहता है, सेम सेल नंबर, बट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाता है, बाकी प्रोटॉन भी बढ़ता है, बट ओवरऑल जेड इफेक्टिव उसका इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज करता है तो साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। एक सिंपल सा वर्ड याद रख लेना है, वाई डिक्रीज। तो रीजन क्या बताना है वहां पे, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जिसके चलते साइज उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बाकी ये चीजें आगे आएगा, बट इस पॉइंट का जो रिलेशन है साइज के साथ भी इसको रिलेट करेंगे जब हम लोग एटॉमिक साइज पढ़ रहे होंगे वहां पे। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट, ये बस कंक्लूजन याद रखना है इसका यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिया हो गया, नीचे जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। सर वो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस के बाद क्या लिखा है? एक मिनट, यहाँ पे बिकॉज जेड इंक्रीजेज एंड सिग्मा इंक्रीजेज, और इसको कंप्लीट कर लो, बट नॉट इन सेम यूनिट। या सेम रेशियो बोल सकते हो यहाँ पे। जबकि ग्रुप में जा रहे तो उसमें भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा था, सिग्मा का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, बट वो सेम रेशियो में इंक्रीज कर रहा था, जिसके चलते वो ओवरऑल कांस्टेंट हो जाता था ग्रुप में। लेकिन जब पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर भी जेड इंक्रीज करता है, सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है, बट ये सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं करता है, जिसके चलते ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज because z increases and sigma increases but not in same ratio, सेम रेशियो में वो इंक्रीज नहीं करता जो कि वो कांस्टेंट रहता है, वो अलग अलग तरीके से सिग्मा इंक्रीज कर रहा है वहां पर। ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ठीक है, जो लोग कॉपी नहीं कर कॉपी करो, बस एक लास्ट पॉइंट इसमें यहाँ पे हम लोगों को नोट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेज एज screening effect decreases as s orbitals then p orbitals then d orbitals then f orbitals। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, कॉपी करो पहले। अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है यहाँ पे, तो जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो सबसे ज्यादा स्क्रीन करने का काम करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। स्क्रीन करने का मतलब क्या है, वो सबसे ज्यादा शील्ड करेगा, उसको रोकेगा अट्रैक्शन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो सबसे ज्यादा स्क्रीन करने का काम करेगा, शील्ड करने का काम करेगा, दैट मीन्स अट्रैक्शन से रोकने का काम करेगा सबसे ज्यादा अगर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन p, d एंड f बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर पाता, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्क्रीन करता है, बट d एंड f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। d एंड f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जब स्कैटर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसका जो आउटर मोस्ट का अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ वो प्रॉपर हो पाता है वहां पे। बहुत ज्यादा d एंड f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रिपेल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है वहां पे ऑर्बिट में। और स्कैटर्ड फॉर्म में दैट मीन्स प्रॉपर रिपेल नहीं कर पाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। ये कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कौन शो करता है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, देन पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, देन डी और एफ सबसे लास्ट में। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब
स्कैटर्ड का मतलब क्या, स्कैटर्ड वर्ड का इंग्लिश वर्ड है, क्या बता सकते हो इसमें? मतलब बिखरा हुआ रहता है, इस टाइप से बोल सकते हो। बिखरा हुआ। बिल्कुल। तो डी एंड एफ का जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या, स्कैटर्ड, दैट मीन्स बिखरा हुआ रहेगा वहां पे। दैट मीन्स प्रॉपर जो होगा वो आउटर में इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा। देखिए एक जगह यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ पे एक लाइन पे आ रहा होगा यहाँ पे, इस टाइप से। इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रॉपर रिपेल कर पाएगा। अब यही जो आ रहा है यहाँ पे, कुछ इधर आ रहा हो, कुछ इधर हो, कुछ इधर आ रहा हो, कुछ इधर हो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो पाता है। स्कैटर्ड का मतलब क्या, वो बिखरा हुआ रहता है ऑर्बिट में, जिसके चलते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर स्क्रीन नहीं कर पाता। उसका स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है वहां पे, सबसे कम। तो ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आ रहा था स्क्रीन इफेक्ट। कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बाकी में कैलकुलेशन में डिटेल में बताया हुआ है, बट इसका एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है यहाँ पर। और एक ये पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, एक नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है उसका, ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम लोग शायद फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। बताओ सब लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके हो फिजिकल Yes, केमिस्ट्री sir. में? चलो ठीक है। Yes, sir. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है क्या, जो कुछ पॉइंट ने कुछ रूल लिखाए होंगे सर ने वहां पे, कि जैसे अल्कली मेटल्स है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 1 प्लस plus वन। +1 चलो मैं बस जस्ट रिवाइज करा दो 2 मिनट इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो जो भी ग्रुप वन का है, दैट मीन्स अल्कली मेटल होगा, उसका ऑक्सीडेशन हमेशा क्या रहता है, +1। ग्रुप वन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, हमेशा +1। नोट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस सुन लोगे, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। जो भी ग्रुप टू का एलिमेंट है, दैट मीन्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ग्रुप नंबर 2 का, +2 ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। बिल्कुल सही है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है हमेशा? -1 -1, ऑलवेज -1। क्लोरीन और इसके अलावा जो भी हेलोजन है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? -1। -1। बट Minus इसके one. अलावा भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ही है, +1, +3, +5, +7। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट क्लोरीन ऑलवेज -1। क्लियर है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जनरली? +1। हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये किस कंडीशन में शो करता है -1? फ्लोरीन के साथ मेटल हाइड्राइड बिल्कुल क्लोरीन नहीं, मेटल के साथ। जब भी मेटल हाइड्राइड बिल्कुल करेक्ट है। जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल से कनेक्टेड हो, तो मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये सारा कुछ पढ़ चुके हो गए। कोई कंपाउंड है किसी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे, बस एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लोगे कि H2SO4 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, वो क्या होगा? कैसे निकालते हो, ऐसा कैलकुलेशन किए हो गए? H2SO4 में Yes. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, सर +6। सही है, बिल्कुल +6। कैसे निकालते हो गए? सर हाइड्रोजन का क्या +6। लेते हैं हम लोग, +1 इन जनरल इंटू 2, जिसका निकालना उसका क्या एज्यूम कर लो, x। और ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 -2 इंटू 4 इक्वल टू, इस पे कोई चार्ज नहीं दिए, क्या रहेगा, 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, +6। इस टाइप का कैलकुलेशन कर चुके हो गए फिजिकल में। कोई कंपाउंड गिवन है, उसमें सेंट्रल एटम, जो भी एटम को इंडिकेट किया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं?
इतना सब कुछ पढ़ चुके हो तो इसका भी क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहा है यहाँ पे, एक बार इसको रिवाइज कर लोगे फिजिकल केमिस्ट्री से। देखिए H2O2 आ गया यहाँ पे। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? H2O2 में -1. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सब लोग सर बताओ। -1/2. नहीं, -1. -1। ये क्या है? पेरोक्साइड है। एक नेम सुने होंगे पेरोक्साइड, ऐसा नेम सुने कुछ तुम लोग? यस सर। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। अब यहाँ पे जो अगर जब भी पेरोक्साइड का केस होता है, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1। ये -1 -1 और हाइड्रोजन का +1 +1। चलो ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे इतना बताने के बाद मोटिव ये था कि एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और कुछ पढ़ रखो यहाँ पे। एक बार फिजिकल केमिस्ट्री में से ऑक्सीडेशन स्टेट को रिवाइज करना है तुम्हें। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको नोट करने की जरूरत नहीं था, बस वैसे यहाँ पे देख लेना था। नेक्स्ट टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये होता क्या है, इसमें 2-3 लाइन का एक स्टेटमेंट है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ पहले, उसको कॉपी करना है, देन इसको समझते हैं कि ये क्या होता है यहाँ पे। इसमें नोट करना है द आउटर मोस्ट s electron in bracket NH2, the outermost s electron penetrate to n-1d electron, penetrate to n-1d electrons, and thus becomes closer to nucleus. Closer to nucleus, and thus become closer to nucleus and are more effectively cooled. More effectively pulled towards the nucleus. Towards the nucleus. Full stop. This results in साथ में कॉपी कर लो यहाँ पे, this results in less mobility of NH2 electron, less mobility of NH2 electrons, NH2 electron pair for bonding. Or we say that NH2 electron pair becomes inert. This is called inert pair effect.
इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैं रीड भी कर दे रहा हूँ, बस यही 3-4 लाइन का एक स्टेटमेंट रहता है इसमें, और इसी स्टेटमेंट में सारा कुछ इसका इंक्लूड हो जाता है। द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोले, NH2। वैसे भी जानते हैं N किसको में बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को N बोलते हैं। पेनिट्रेट टू N-1d electron and thus becomes closer to nucleus and are more effectively pulled towards the nucleus. This results in less ability of NH2 electron pair or bonding, or we say that NH2 electron pair becomes inert. This is called inert pair effect. एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, और इसको यहाँ पे एक पॉइंट और पहले नोट कर लेना यहाँ पे। The inert pair effect begin. The inert pair effect n greater than equal to 4, n का वैल्यू क्या हो, 4 या 4 से ग्रेटर हो, and increases with increasing value of n, increasing value of n in bracket 6s2 अगर आ रहा है तो सबसे ज्यादा होगा। देखते हैं, बस स्टेटमेंट कॉपी करना है यहाँ पे। और एक लास्ट में ओनली p ब्लॉक एलिमेंट, only p block elements show inert pair effect. चलो इसको जल्दी से बस कॉपी करना, फिर आगे समझते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। और काफी आसान सा पॉइंट है ये, एग्जांपल देखें तो क्लियर होगा। और हर साल मेंस में, एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और बाकी टॉपिक को भी देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, उसको भी अफेक्ट करता है उसमें वहां पर। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट बिगिंस n greater than equal to 4 and increases with increasing value of n। ब्रैकेट में इसको नोट कर लेते हैं, समझते हैं इसका मीनिंग। ओनली p ब्लॉक एलिमेंट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। आते हैं इस पेज पे भी आते हैं, जो लोग कॉपी नहीं किए, हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए मैं आऊंगा इस पेज पे अभी। अब इसका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेनली देखना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो उसका स्टार्ट करते हैं बोरन से। बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, सबका एटॉमिक नंबर पता हो। बोरन का एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम का 13, 18 ऐड करते 31, 49 और 81। तो बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब सबका कन्फिगरेशन भी तुम्हें लिखना है यहाँ पर। इसका जब कन्फिगरेशन लिखोगे तो ये क्या आ जाता है तुम्हारा, 1s2, 2s2, 2p1। इसका कन्फिगरेशन क्या आएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम का, 1s2, 2s2, 2p6। सही है। देन 3s2, 3p1। मैं डायरेक्टली नियॉन के टर्म लिख लेता हूँ, नियॉन 3s2, 3p1। नियॉन बोलने का मतलब क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। गैलियम का क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, आर्गन 3d10, 4s2, 4p1। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सर, मैंने तो पढ़ा था कि 4s इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। बिल्कुल 4s इलेक्ट्रॉन पहले जाता है,
बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए मैंने 3D को आगे किया है। क्लियर है? जो कि 4s2 4p1 एक साथ लिख सके, 3s2 3p1 2s2 2p1। इंडियम की बात करें आप तो इंडियम का क्या आ जाएगा तुम्हारा क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, 4d10, 5s2 5p1, 36 प्लस 10 46 और ये 3 आ गए यहाँ पे। हेलियम का अगर लिखो होती है जेनॉन 4f14, 5d10, 6s2 6p1। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54, 54 प्लस 14 68, 68 प्लस 10 78, 78 प्लस 3 81। ये तो कन्फिग्रेशन लिखना था सबसे पहले यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे, अब हम लोग अभी क्या पढ़े कि जो डी एंड एफ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो कैसे रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है वहां पे। इसमें डी कहां से स्टार्ट हो रहा है, बोरन एल्युमिनियम गैलियम में डी कहां से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, गैलियम से। गैलियम से। गैलियम। तो कोई डी है ही नहीं, यहाँ पे डी स्टार्ट हो रहा है 3D 4D 5D, इसमें एफ भी आ गया। यहाँ पे जो हम लोग एक पॉइंट लिखे हुए थे कि जो और 3D अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और ये क्या रहा था 4s2, तो यहाँ पे अगर ये 3D है तो ये n का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे है 4। जो एक पॉइंट आ रहा था यहाँ पे जो इनर्ट पे इफेक्ट शो करता है वो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स इनर्ट पे इफेक्ट शो करेगा, गैलियम इंडियम थैलियम। अब समझते हैं कि इनर्ट पे इफेक्ट होता क्या, पहले उसको समझ लें हम लोग। अब देखना यहाँ पे कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, पढ़े होंगे सब लोग, +3। +3। +3। ये सब लोग पढ़े होंगे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्यों +3 होता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 + 1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है यहाँ से। और जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएगा, इस पे जो चार्ज आ जाता है एल्युमिनियम पे वो क्या आ जाएगा +3। क्लियर है? यहाँ पे ये है कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज क्यों बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा इसका ये तीनों इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये क्या रहता है +3। बट अब होता क्या यहाँ पे, जब n का वैल्यू यहाँ पे 4 5 6 आ जाता है, यहाँ पे ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दोगे यहाँ पे, ये 4s का इलेक्ट्रॉन, 5s का इलेक्ट्रॉन, 6s का इलेक्ट्रॉन। अब जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है गैलियम के न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इस 4s2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है गैलियम के न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि जो d ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इस d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है जितना शील्ड करना चाहिए था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहिए था अट्रैक्शन से, उतना शील्ड नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता है। क्यों नहीं रोक पाता है? क्योंकि d इलेक्ट्रॉन में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में। और जब स्कैटर्ड फॉर्म में तो प्रॉपर इसका जो d इलेक्ट्रॉन होता है उसको प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता है ये 4s इलेक्ट्रॉन को। वो जो प्रॉपर शील्ड नहीं कर पाता, इसी को हम लोग क्या नेम दे रहे हैं यहाँ पे कि आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन NH2 पेनिट्रेट टू n-1d इलेक्ट्रॉन, और स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते n-1d में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको पेनिट्रेट करते हुए उसका अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है, पेनिट्रेट टू n-1d इलेक्ट्रॉन एंड दस बिकम क्लोजर टू न्यूक्लियस। और अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, और जब अट्रैक्शन के कारण न्यूक्लियस के नजदीक आएगा एंड मोर इफेक्टिवली पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो सेम मीनिंग आ रहा है, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ पाएंगे। और न्यूक्लियस के अगर ज्यादा नजदीक आ पाता है वो 4s2 का इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है गैलियम के न्यूक्लियस के साथ, और बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है, तो सिर्फ उसका एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है गैलियम का। और गैलियम का अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाता है बॉन्डिंग में
तो गैलियम पे चार्ज क्या आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसका? प्लस +1। और सेम काम अगर इंडियम के लिए भी अगर देखें, यहाँ पर भी 5s2 का इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है इंडियम के न्यूक्लियस के साथ वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों बहुत ज्यादा होता है? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो 4d का इलेक्ट्रॉन है जितना शील्ड करना चाहिए था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से, उतना नहीं कर पाता स्कैटर्ड फॉर्म में होने के चलते, जिसके चलते अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और इतना ज्यादा अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक चला जाता है। यहाँ पे ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता ये इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? इनर्ट हो चुका है। क्लियर है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इनर्ट हो गया है। और जब भी इनर्ट होता है ये दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट होता है साथ में, पेयर में ना। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है 4s2 का 5s2 का दो इलेक्ट्रॉन, ये पेयर में इनर्ट होता है। और जब पेयर में इनर्ट हो रहा है, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर हो रहा है कुछ यहाँ पे? तो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में इनर्ट होता है। हाँ मानस बताओ। सर फिर +2 चार्ज आएगा ना +1 की? देखते हैं अभी वहां पे हम लोग। अब इसमें क्या रहा है? इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है इसका। जब एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा इस पे, एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रही है तो अलग आता है वहां पे। तो गैलियम का क्या होता है जब एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है पी का, ये क्या होगा? +1। इंडियम का भी एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है यहाँ पे, उस पर भी क्या चार्ज आएगा वहां पे? +1। और सेम केस थैलियम का। थैलियम में भी क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है सेम रीजन से। इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है उस पर +1 चार्ज, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा था कि जो इनर्ट का इफेक्ट स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? एन का वैल्यू 4 जब होगा या 4 से ज्यादा होगा। एन का वैल्यू 4 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? यहाँ पे ये 4s2 4p, यहाँ पे एन का वैल्यू 4 5 और ये 6। और उसी में पॉइंट में आगे देखोगे इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू 4 है इसमें, 5 है इसमें, 6 है। तो 6 में क्या होता है? डी का तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फॉर्म में होता ही है, साथ साथ एफ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी कैसे रहता है? और भी ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। और भी ज्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन से। और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ते जा रहा है, इसका 81 हो गया। जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 6s2 का, ये सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर पाता है थैलियम के साथ। इसका इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल बाहर जाता ही नहीं बिल्कुल भी। ये क्या हुआ यहाँ पे? थैलियम +1। यहाँ पे डी एफ दोनों स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स ये दोनों का पुअर शील्डिंग होता है, प्रॉपर रोक नहीं पाता है। दैट मीन्स इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। और अट्रैक्शन 6s2 का सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा इनर्ट हो पाता है। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू जितना ज्यादा हो दैट मीन्स 6 5 4। तो 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे ज्यादा इनर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें 4f भी होता है जो कि वो और भी डी से भी स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, वो और भी कम शील्ड कर पाता है। ये गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। इसमें गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1 आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है? जनरली गैलियम +1, इंडियम +1, थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेटस को करता है। बट कुछ एक्सेप्शनल एटम होता है जिसके साथ कि गैलियम, इंडियम, थैलियम जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी शो करता है वहां पे। तो यहाँ पे कुछ केस में गैलियम का जो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट जनरली मानते हैं हम लोग वहां पे, ये दो इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है कुछ स्पेसिफिक एटम के साथ जब बॉन्डिंग करता है वहां पे गैलियम। तो गैलियम का जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बाहर अगर जा पाएगा, ये तो बाहर जा ही रहा है, और ये दो इलेक्ट्रॉन भी अगर बाहर जा पाएगा गैलियम का, उस केस में गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा?
+3 +3। जनरली तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाता, बट कुछ केस होता है, देखें कौन सा केस है। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर बाहर जा पाता है बॉन्डिंग के लिए, उस केस में 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, दैट मीन्स चार्ज क्या आएगा, +3। इंडियम क्या होता है, इंडियम का भी कुछ कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, ये क्या होगा, इंडियम +3। और कुछ कंडीशन में थैलियम का भी इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा पाता है, ये क्या होता है, +3। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया मेंस में कि गैलियम इंडियम थैलियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 भी +3 भी, while एल्युमिनियम shows only one oxidation state +3। इसका रीजन क्या होता है, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे खुद से नोट कर लोगे कि गैलियम इंडियम थैलियम shows टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3। इसको कॉपी कर मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, गैलियम इंडियम थैलियम shows two different oxidation state, में शॉर्ट में लिख देता हूँ, +1 and +3 due to inert pair effect। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पर। अब चलो देखो, इसमें कुछ लोग अभी भी 2-3 मिनट टाइम बचा हुआ है, और कुछ लोग अभी मतलब 34 दिख रहे थे स्टैंड, 4-5 लोग तो बाहर चले गए हैं। उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। हमने पूरा लेक्चर अटेंड किया, लास्ट का 5 मिनट अटेंड नहीं किया, तो ये जो पॉइंट कंक्लूजन लिख रहे हैं फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उसका वहाँ पे। अगर करना है तो कंप्लीट क्लास अटेंड करना है, या फिर कुछ और करना है तो वो कर सकते हो वहाँ पे, लेक्चर के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट काम है वो फिर कर सकते हो, बट करना है तो एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अब ये एक पॉइंट नहीं आ पाएगा समझ में, डिस्कशन में खुद पूछोगे सर ये नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो ठीक है सर देखते हो लास्ट यहाँ पे। स्लाइड 2 मिनट। हाँ बताओ, सर लास्ट स्लाइड 2 मिनट दिखाओ। 1 मिनट। और बिल्कुल हेजिटेशन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मैंने कभी लेक्चर में किसी को डांटा नहीं है, और शायद कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता। जब भी कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, तो यहाँ पर बताओगे टीचर्स को। कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई ज्यादा डाउट है, जब टीचर के साथ शेयर करोगे तुम अपना प्रॉब्लम, जो भी सब्जेक्ट में हो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलता है उसका। कहीं लेक्चर मिस हो गया किसी कारण से, यस सर। इमरजेंसी के कारण, कुछ चीजें बताना है तुम्हें, ऐसा नहीं कि सर फिर। लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने क्लियरली ऊपर बता भी दिया हुआ है कि गैलियम +1 कब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जब इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, उस केस में +1। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स होता है, कुछ स्पेसिफिक एटम होता है वहां पे, जिसके साथ ये बॉन्डिंग में फॉर्मेशन, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, पी का तो कर ही रहा था, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन एस का भी जा रहा है, तो 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +3। और सेम फिर इंडियम के लिए +3 +3। यहाँ पे गैलियम इंडियम थैलियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, उसका रीजन क्या होता है, इनर्ट का इफेक्ट। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है यहाँ पे है, उस केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा पाता है इसका। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी यहाँ पे, towards the downward stability of lower oxidation state, increases। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड
स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। इस दोनों में से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोला जा रहा है? +1 को। और +1 में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं हम लोग, इसमें डाउनवर्ड जाते हैं, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, तो जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है? इसमें इंक्रीज करता है। देखते हैं इसका भी रीजन। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउनवर्ड, और जब +1 में डाउनवर्ड इंक्रीज करता है तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका, इसमें अपवर्ड इंक्रीज करता है इसका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज अपवर्ड। एरो मैंने लगा भी रखा है। एक ये पॉइंट याद रखो, इसका जस्ट उल्टा ही अपने आप आ जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बस ये सोचना है तुम लोगों को कि गैलियम, इंडियम, थैलियम में जो 6s2 का इलेक्ट्रॉन है, 5s2 का इलेक्ट्रॉन और 4s2 का, तो सबसे ज्यादा इनर्ट कौन सा हो रहा था? 6s2 हेलियम। हाइलियम थैलियम का। और जब ये सबसे ज्यादा इनर्ट हो रहा था तो ये थैलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बाहर जाता ही नहीं है, सिर्फ इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। और इसका जब 1 ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है, एक आध एक्सेप्शनल केस है जिसमें +3 भी जाता है, बट मोस्टली ये +1 में ही रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल इनर्ट हो जाता है। और जब ये मोस्टली केस में +1 में ही रहना चाहेगा, दैट मीन्स ये +1 में ही मोर स्टेबल होता है, हम लोग ये बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली इनर्ट हो चुका होता है, सबसे ज्यादा ये इनर्ट होता है यहाँ पे। तो जब सबसे ज्यादा ये इनर्ट होता है, सिर्फ इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है, दैट मीन्स हेलियम +1 में मोर स्टेबल होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेस स्टेबल। क्लियर है? इस पॉइंट का मीनिंग यहाँ पे वही आ रहा था कि जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे, तो वहां पे +1 वाले में जब नीचे जा रहे हैं डाउनवर्ड, तो वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है यहाँ पर। चलो ठीक है, इसका 2-3 एग्जाम्पल और होता है, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही। बट ये हम लोग ग्रुप 13 का एग्जाम्पल ले रहे थे, नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 14, ग्रुप 15 के एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है, सेम रीजन वहां भी रहता है वहां पर। चलो ठीक है, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाकी कल का जो मॉर्निंग का लेक्चर होगा हम लोग डिस्कशन भी पहले करेंगे, क्योंकि वो फिर टेस्ट में आ रहा है संडे को, तो कल हम लोग पहले डिस्कशन कर लेंगे, देन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय सर। ओके, बाय। इनऑर्गेनिक का होमवर्क कर सकते हैं? कर सकते हो इनऑर्गेनिक का भी होमवर्क, बट अभी संडे को जो तुम्हारा पेपर है वो ऑर्गेनिक का ही है, अप टू पीओसी स्टार्टिंग से लेकर के, उस पर ज्यादा फोकस करो, इसका तुम्हें टाइम मिलेगा आगे इसका भी होमवर्क करने के लिए, अभी टेस्ट पे फोकस कर सकते हो। चलो ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।